नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने एमपी में कांग्रेस ने दलित और आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए राहुल गांधी की सियासी रूट, जी हां, सियासी रूट में बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले कांग्रेस का प्लान था कि राहुल महाकाल के दर्शनों के बाद महू में अंबेडकर स्मारक जाएंगे, लेकिन अब राहुल गांधी पहले महू पहुंचने वाले हैं। उधर राहुल की उज्जैन यात्रा को चुनावी स्टंट बता रही बीजेपी ने अब महू यात्रा पर भी कांग्रेस को घेरने की शुरुआत कर दी है। कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। मध्य प्रदेश की सीमा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने 22 नवंबर के आसपास प्रवेश करने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की इस यात्रा का सियासी माइलेज लेने के लिए तमाम रणनीतियां भी पार्टी बना रही है। अब इसी कड़ी में एक यात्रा के रूट में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब राहुल की यात्रा उज्जैन महाकाल के दरबार से पहले महू में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक स्थल पहुंचेगी। माना जा रहा है कि दलित और आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए राहुल के सफर के सियासी रूट में ये बदलाव किया गया है। दरअसल चुनावी सीजन में बीजेपी का भी पूरा फोकस दलित और आदिवासी वोट बैंक पर है। हाल ही में शिवराज सरकार ने आदिवासियों के लिए कई नई योजनाएं भी लॉन्च की हैं। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से राहुल की यात्रा के रूट में ये बदलाव किया गया। अब राहुल गांधी पहले महू में अंबेडकर स्मारक जाएंगे और उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। देखिए, देश में जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य देश में संविधान बचाना है, भाईचारे को स्थापित करना है। और इस देश में संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने महू जाकर पूरे देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति लोगों की श्रद्धा है उसको स्थापित करने का काम किया। राहुल की उज्जैन यात्रा को लेकर बीजेपी उन्हें चुनावी हिंदू तक बताती रही है और अब उनकी यात्रा के रूट में बदलाव की खबरों पर पार्टी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा का एमपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता अब कांग्रेस को समझ चुकी है। और वो पार्टी का अपना काम है, एजेंडा उनका अपना है, तो वो निकलते ही हमेशा कौन सी भी यात्रा करे, कांग्रेस के प्रति कोई रुचि नहीं है लोगों की। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते 20 से 22 नवंबर तक एमपी में प्रवेश करेगी और अगले 16 दिन तक प्रदेश के अलग अलग जिलों से होकर गुजरेगी। माना यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा का सियासी माइलेज लेने के लिए तमाम रणनीतियों पर काम भी कर रही है, जिसमें उज्जैन में महाकाल लोक का श्रेय लेना और बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट ढूंढना भी शामिल है। लेकिन पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस दलित और आदिवासी वोट बैंक हासिल करने पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता की सीढ़ी इसी रास्ते होकर गुजरती है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जब से राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से ही यात्रा चर्चाओं में है। अब ये यात्रा मध्य प्रदेश आने वाली है। मध्य प्रदेश में भी सियासत इस यात्रा को लेकर हम देख रहे हैं। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे और एक खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से हैं रोहित नायक जी। रोहित नायक जी, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं मृगेंद्र सिंह जी। मृगेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रोहित जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। रोहित जी, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे वोट जोड़ो यात्रा क्यों लगने लगी है? ऐसा सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं ऐसी। नहीं सुमित जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी जी। देखिए, इस देश की सबसे ज्यादा जो समृद्धि का एक मूलभूत कारण है वो इस देश की समृद्ध विविधता है। यदि अगर हम इस देश की पूरी समावेशित रूप से परिकल्पना को देखें और इसकी संरचना को देखें तो यहाँ पर जो जितना भी यहाँ पर जाति, भाषा, प्रांत, प्रदेश इत्यादि के आधार पर जो यहाँ पर विविधता है उसको एक साथ एक माला में पिरोना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है इस यात्रा का।
अब सियासी तौर पर तो बहुत सारी बातें और आकलन किए जा सकते हैं, लेकिन अगर सियासत की ही बात की जाए तो ये यात्रा ऐसे राज्यों से क्यों नहीं निकल रही है जहां पर चुनाव है। अगर चुनावी माइलेज लेना होता तो इस यात्रा का रूट वैसा भी रखा जा सकता था। अब कहीं ना कहीं से तो घुसेगी ये यात्रा मध्य प्रदेश में, बोर्डली से ये मूलभूत रूप से बुरहानपुर में प्रवेश कर रही है यात्रा, और करीब करीब मुझे लगता है 22 या 24 तारीख, हो सकता है 24-25 तारीख भी हो जाए, क्योंकि रेस्ट डे भी एक बीच में क्योंकि म्यूटेट हो रही है यात्रा। जब चलना शुरू किया था तो शुरुआत में 16-17 किलोमीटर ही चल पा रहे थे, अब 25-26 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं यात्री चलते हुए पर हर दिन के हिसाब से। तो उस चीज को देखा जाए, उस बात को अगर हम गौरतलब करें तो ये बात सामने आती है कि यात्रा म्यूटेट हो रही है और 25 तारीख के आसपास घुसेगी मध्य प्रदेश में। ये प्रवेश करने के उपरांत ये 16 दिन यहां पर चलेगी, और उस यात्रा के साथ ही केवल ऐसा नहीं कि राहुल जी चलेंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक और रूपरेखा बनाई है जिसमें करीब करीब 15 रूट निर्धारित किए गए हैं। 15 रूटों जो रास्ते निर्धारित किए गए हैं, इन रूट्स में करीब करीब 227 विधानसभाओं को टच करता हुआ जो जत्था है उन विधानसभाओं सक्रिय कार्यकर्ताओं का, वो इस यात्रा में जुड़ेगा अलग अलग जगह से आकर। तो क्योंकि यात्रा चल रही है और इसका बहुत बड़ा स्वरूप हो गया है, तो अब बात करने पहले टी शर्ट से बात शुरू हुई थी। रोहित जी जो रूट की बात करना चाहूंगा मैं, एमपी कांग्रेस ने ही रूट तय किया है ना इस यात्रा का, राहुल गांधी को रूट दिया होगा, फिर वहीं से वो आएंगे जाएंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, ये एमपी कांग्रेस ने तय नहीं किया है रूट। जिस हिसाब से यात्रा चल रही है, आप अगर देखेंगे तो कर्नाटका में ये यात्रा कई बार परिवर्तित हुई, जहां पर लोगों ने राहुल जी से चर्चा करी, वहां पर राहुल जी उन गांव में भी गए हैं यात्रा में जो इनका रेस्ट पीरियड होता है। सुबह 6 बजे से यात्रा प्रारंभ होती है, 10 बजे तक पहला फेज चलता है, उसके बाद जो टी और ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता है, फिर 4 बजे यात्रा रिज्यूम होती है। तो उस दौरान राहुल जी से जब सुबह कई गांव के लोगों ने चर्चा करी तो राहुल जी ने यात्रा को तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा आप लोग चलते रहिए, ये रास्ते में गांव पड़ेगा, मैं उस गांव में जाकर बात करना चाहता हूं ग्रामीणों से कि किस तरीके से उनकी समस्या का हल निकाला जा सके। तो अगर इस बात को भी सियासी रूप दिया जाएगा तो फिर तो ये तो बहुत ही फिर तो अब राजनीति देखिए बहुत ही ओछी हो गई है, इसका बहुत धरातल तक पतन हो चुका है। और ऐसा हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में कि यहां पर अभी राजनीति का जो जिस तरीके का स्वरूप है उसमें सियासी मायने जल्दी लगाए जाते हैं, मुख्य मुद्दों से भटकाया जाता है बात को। अब अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, किसी एक उद्देश्य से चल रहा है, तो वो अब आज की तारीख में देखें तो कितनी छोटी छोटी बातों पर भेदभाव होता है, भाषा, आहार। उद्देश्य मृगेंद्र जी उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ना। अब आप कह रहे हैं कि हम भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं और बीजेपी ये कह रही है कि वोट को जोड़ रहे हैं लोग, उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कहीं, इसलिए। रोहित जी देखिए, आप अगर इतिहास उठा के देखें तो जितनी भी यात्राएं रही हैं सबका कुछ न कुछ राजनीतिक मायने रहे हों। चाहे गांधी जी से यात्रा अपन शुरू करें जी, इसके बाद लंबी यात्रा आडवाणी जी ने निकाली थी। भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और आज इसमें देश में राज कर रही, कई राज्यों में देश में उनकी सरकारें हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय जो आडवाणी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली थी उसका है, और लोगों को जोड़ने का उन्होंने पूरा प्रयास किया था, और उसी के परिणाम आज सबके सामने हैं। लेटेस्ट में अभी दिग्विजय सिंह जी ने लंबी यात्रा की थी, नर्मदा परिक्रमा की थी, जो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान नर्मदा परिक्रमा का था। अगर आप जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, अगर उन सीट उधर देखें तो उसमें अधिकतर नर्मदा किनारे की सीटें थी। तो ये कहने की, चाहे भाजपा कुछ आरोप लगाए, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन जो भी जितनी भी यात्राएं हुई हैं उसके कुछ न कुछ राजनीतिक मायने रहे हैं, और निश्चित रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति को हमेशा फायदा मिला है। ठीक है मृगेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। सिसोदिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बीजेपी का ये आरोप है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश है, जो रूट यहाँ पर चेंज हुआ है। अब सवाल ये भी उठता है कि आपकी सरकार भी कहीं ना कहीं आदिवासी और दलित वोट बैंक पर फोकस करती हुई नजर आई है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं आदिवासियों के लिए। देखिए, दो बात। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने जैसा कहा जी कि दलित और आदिवासी पे फोकस कर रही है, वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तब हमने अंत्योदय की कल्पना की थी, और अंत्योदय की कल्पना ही है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सत्ता के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उसको समाज की मुख्य धारा में लाए। तो उस दिशा में लाने के लिए हमारी सरकार ने कई सारे कार्यक्रम दलित वर्ग के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए चालू किए, जो कि मध्य प्रदेश की धरती पर सुचारू रूप से चल रहे हैं। पॉइंट
बात दूसरी कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो वो अंबेडकर जी को प्रणाम करके आएंगे, तो यहाँ पर फिर ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं रही, ये भारत में प्रायश्चित यात्रा हो जाएगी कांग्रेस की। किस बात का प्रायश्चित? इस बात का प्रायश्चित कि जिन्होंने जीते जी अंबेडकर जी को कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया, जिन्होंने जीते जी कांग्रेस में कभी भी अंबेडकर जी जिस स्थान के हकदार थे वो स्थान नहीं दिया, आज वो अंबेडकर जी के जन्म स्थान पर जाकर राहुल जी इस बात का प्रायश्चित करेंगे कि है अंबेडकर जी, हम आपको जीते जी हमारे पूर्वज सम्मान नहीं दे सके, अब हम आपको सम्मान देने आए हैं। परंतु जिस स्थान पर वो जाएंगे उस स्थान को भी कांग्रेस की सरकार ने लंबे समय तक उपेक्षित रखने का काम किया। वहां अगर विकास होने का काम हुआ है तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में उस महू नगर का विकास हुआ है। उस जन्मस्थली अंबेडकर जी का जहां जन्म हुआ उस जन्मस्थली के विकास का काम भी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर अंबेडकर जी से जुड़े हुए पंच तीर्थ है, उन पंच तीर्थ के ऊपर भी जाकर विकास का काम करने का काम किया, उनको जो है तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये राजनीति से प्रेरित यात्रा है। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को अंबेडकर जी से शुरू करके महाकाल तक लाने का प्रयास किया है, ये छद्म वेश धरकर मध्य प्रदेश की धरती पर राहुल गांधी आ रहे हैं और आकर मध्य प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे 2018 में मंदसौर में आए थे और मध्य प्रदेश के किसानों के बीच में एक भ्रम फैला के गए थे। ऐसे गिनती करी थी उन्होंने 1 2 3 4 5 6 10 दिन में मध्य प्रदेश के सारे कर्जे किसानों के माफ हुए क्या? तो उस सिसोदिया जी 18 में सिसोदिया जी आपने जी सिसोदिया जी आपने ये कहा कि बीजेपी की जनता अब जी राहुल के छलावे में नहीं आने वाली। ठीक है सिसोदिया जी, बीजेपी आपने ये कहा कि बीजेपी की कोशिश रही है कि आदिवासी दलित वोटर्स को, जो दलित वर्ग है, उनको हर एक योजनाओं का अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक इसका लाभ मिले। इतने सालों तक सरकार रही, क्या आपको लगता है कि सभी आदिवासियों के साथ न्याय हुआ है? सभी आदिवासियों को सभी योजनाओं का लाभ मिला है? सिसोदिया जी बिल्कुल मिला है। आज अगर आप जाके देखेंगे हमारे आदिवासी वर्ग, हमारे दलित वर्ग में अगर 5 लाख तक की बीमारी का इलाज कराने की बात है तो उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। आप जाके देखिए छोटे छोटे भाले में प्रधानमंत्री आवास पक्के मकान दिखेंगे। जो दलित बंधु हमारा बरसों से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक कच्ची छत में रह रहा था, बरसात में उसकी छत टपकती थी, वह भी सपना समझ होता था कि उसकी छत भी पक्की हो, मजबूत हो, आरसीसी की हो। किसने दी? मोदी जी ने दी। किसने दी? हमारी सरकार ने दी। किसने दी? अंत्योदय के उस सपने ने दी, उस सूत्र ने दी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी देखे गए थे कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सत्ता के माध्यम से साधन देकर हाथ पकड़ के समाज की मुख्य धारा में लाना है। हमने पक्का मकान बना के दिया है, जाके आप देख सकते हैं। ये हमने किया है जी, हमने बोला नहीं है, हमने सीधा किया है। अगर उस फालिये में रहने वाले आदिवासी अंचल के रहने वाले व्यक्ति के खाते में प्रति 3 माह में 2000 रुपए किसान सम्मान निधि के आ रहे हैं तो वो फालिये में रहने वाला हमारा आदिवासी प्रधानमंत्री जी के पास नहीं गया था मांगने के लिए कि मुझे 2000 रुपए किसान सम्मान निधि दो। उन्होंने 100 मोटो देने का काम किया है। अगर उसके घर में उसकी महिला जिसकी आंखें फूट गई थी धुएं में खाना पकाते पकाते, उज्ज्वला गैस के माध्यम से अगर उसको गैस का चूल्हा मिला है तो वो महिला कोई आवेदन करने नहीं गई थी किसी ऑफिस में, उसके घर बैठे उसको उज्ज्वला योजना देने का काम हमारी सरकार ने किया है। कई सारे आदिवासी अंचल के ऐसे गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची। देश की आजादी के बाद में 18,000 से ऐसे बड़े ज्यादा गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। किसने पहुंचाई? मोदी जी की सरकार ने। ठीक है, लौटूंगा। शिवराज सिंह चौहान जी ने पहुंचाई। ठीक है राजपाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रोहित जी क्या कुछ कहेंगे? पहले महाकाल के दर्शन करने के लिए राहुल गांधी जाने वाले थे, लेकिन अब महू जाएंगे, अंबेडकर जी की प्रतिमा को यहां पर माल्यार्पण करेंगे या जो भी नमन करना हो वो करेंगे। आपने बोला कि आपने ये बताया कि कर्नाटक में जिस तरीके से रूट चेंज हुआ था या जो भी कुछ हुआ था, तो क्या ये जो रूट चेंज हुआ है एमपी कांग्रेस से सलाह लेने के बाद इस रूट को चेंज किया होगा? रोहित जी जी नहीं, ये जो रूट है ये निर्धारित ऊपर एआईसीसी के माध्यम से होकर आया है। सिसोदिया जी ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया, मैं उनके भाषण की प्रशंसा करता हूं। लेकिन क्या है, ये तो वैसी बात हुई कि श्याम प्रसाद मुखर्जी को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया कांग्रेस का? भाई जब पहली स्वतंत्र कैबिनेट बनी थी 1947 में, तब इनको मंत्री बनाया गया था, भले ही दूसरी विचारधारा से आते थे। इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम पार्टी अध्यक्ष बना दें और नहीं बनाएंगे तो हम कोप का भाजन सहेंगे इनका।
भाई एक विचारधारा हर व्यक्ति की होती है, हर पार्टी की होती है। वो किसी और विचारधारा से आते थे, लेकिन संविधान उनने दिया। आज संविधान की क्या स्थिति है? आज क्या संविधान संरक्षित है? आप बताइए, सोशल मीडिया पे सप्रेस किया जा रहा है वॉइस को। राहुल गांधी जी की जनवरी 21 से मार्च 2022 तक और अभी चलती हुई स्थिति में अगर बात की जाए तो ट्विटर अकाउंट को सप्रेस किया गया, उनके फॉलोअर्स को हिंडर किया गया, उनकी बात को दबाया गया, उनके अकाउंट को हैक किया गया। आप इस तरीके के बीजेपी के कई नेताओं के अकाउंट भी यहां पर सस्पेंड हुए हैं, हैक हुए हैं। आरएसएस के भी नहीं, हैक होना और सस्पेंड होना अलग अलग बात है। अगर आप हेट स्पीच देंगे तो आप हैकिंग के परिधि में नहीं आएंगे। आप सप्रेस, आप तब होगा अकाउंट आपका जब आप सही बात करेंगे। जानकारी दुरुस्त करें कांग्रेस। नहीं, लेकिन आप मैनेज तो कर ही रहे हैं ना। आप स्पाईवेयर लेकर आए, इजराइल से क्यों लेकर आए? हमारा ट्विटर नहीं है, हमारा नहीं है। आप मैनेज कर रहे हैं साहब, आप सप्रेस कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई मतलब आप इन्फ्लुएंस करते हैं, आप एजेंसीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज की तारीख में यह यात्रा निकालने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये देश खंड खंड ना हो जाए, अखंड रहे, ऐसी स्थिति बनी रहे कि यहां पर जो भी समृद्ध विविधता है उसके लिए अनिवार्य रूप से एक आवश्यक एक एक्सेप्टेबिलिटी रहे। यहां पर तो एक्सेप्टेबिलिटी खत्म होने लगी है। ऐसा लगने लगा है कि बहुत छोटी छोटी चीजों के आधार पर देश को बांट दिया जाएगा। आपके घर में सब कुछ हो, समृद्धि हो, आपके पास भरण पोषण के सारे संसाधन हो, लेकिन आपके घर में शांति ना हो, तो फिर आप उस समृद्धि का क्या करेंगे? समृद्धि बिना शांति और सौहार्द के कुछ भी नहीं है। और केवल सौहार्द के कारण और सौहार्द भाईचारे के कारण जिस स्थिति में आप बोल रहे हैं कि बताइए भारत जोड़ो, वोट जोड़ो, पहले बोल रहे थे कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस तो भाजपा जोड़ रही है। कांग्रेस मुक्त करने गई थी, कांग्रेस युक्त हो गई। ऐसी स्थिति में भाजपा क्या जवाब देगी इन बातों का? यात्रा में 1-1 लाख लोग चल रहे हैं, वो क्या किसी विचारधारा के, क्या कांग्रेस की सदस्यता लेके चल रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो किसी एक विचार से जुड़े हुए हैं जिसके लिए राहुल गांधी जी निकले हैं, और मुझे लगता है वो उद्देश्य सफल हो रहा है, इसलिए बीजेपी तिल मिला रही है। चलिए ठीक है, लौटता हूं, मैं दोनों के पास लौटूंगा। मृगेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे यह है, समझना चाहूंगा मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स की संख्या क्या है? आदिवासी वोटर्स एक इलेक्शन में कितना प्रभाव डालते हैं, ये सब हम जानते हैं। अब आदिवासियों को रिझाने की कवायद चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे या किसी भी तरीके से करे, सरकारी योजनाओं से करे या यात्रा के जरिए करे, ये एक आम कवायद है, ये एक आम बात हो चली है। मृगेंद्र जी, देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश की 47 सीटें तो जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। उसके अलावा करीब 38 सीटें और ऐसी, मतलब टोटल 83 सीटें ऐसी हैं जिन पर आदिवासी वर्ग का प्रभाव है, और वो वही व्यक्ति उस चुनाव जीतता है जिसके तरफ आदिवासी मतदाता मुड़ता है। तो इस कारण जो भी दल होते हैं उनकी पहली नजर होती है आदिवासी वोट बैंक पर। इसी कारण उसके लिए कोई यात्रा निकाल रहा, कोई उनके लिए योजनाएं बना रहा, कोई घोषणाएं कर रहा है। जैसे अब सुन रहे हैं शायद भारत 15 नवंबर को राष्ट्रपति महोदया आ रही हैं, जो कि आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल, आदिवासी समाज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें शायद शामिल होंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री जी भी पूर्व में इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। तो ये तो वोट की राजनीति है, सबको अपने जाति धर्म से लोगों को कैसे लुभाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव अगले 11 महीने बाद होने हैं, मध्य प्रदेश चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे तो सब तरह की सब जात समाज के लोगों को जोड़ने के लिए कवायद चलती रहेगी। लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे, कोई सोचोगे केवल जात के आधार पर वोट मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। तो क्या स्थिति रही? सभी आदिवासी सीटें हार गए। इस तरह के कई उदाहरण हैं। जब संपूर्ण मध्य प्रदेश था तो भारतीय जनता पार्टी नंद कुमार साय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, क्या स्थिति रही थी? देखिए, केवल ये नहीं है कि आप आदिवासी वर्ग से या आदिवासी समाज से हैं, आपको हम प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं या और कोई पद दे देता है, उससे सरकार बन जाती है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सरकार बनाना है तो उनके बीच में जाकर काम भी करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर ठीक बात कही आपने कि काम करना होगा, ऐसे आपको वोट नहीं मिलेंगे। जाति के आधार पर वोट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, काम करके आपको दिखाना ही होगा। रोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछली बार भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, मेरा सवाल वही रहेगा कि क्या पहले महाकाल के आशीर्वाद लेना जरूरी था या फिर अंबेडकर जी के पास जाना जरूरी होता है? देखिए, दोनों बातें अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर रूट चेंज हो रहा है तो केवल ये सियासी मायने लगाना उचित नहीं होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर सियासी मायने लगाने थे और सियासी रूप से केवल राजनीतिक
आडंबर होता ये यात्रा, तो फिर हमने ऐसे रूट्स क्यों नहीं सिलेक्ट करे जहां पर चुनाव है? उन राज्यों में क्यों नहीं जा रही यात्रा? वहां पर भी जा सकती थी यात्रा। तो रूट तो बहुत सारे तब्दील हो सकते थे, लेकिन एक इतने बड़े कालखंड में इतना लंबा चलना किसी व्यक्ति के लिए जो सुनिश्चित समय और मौसम के हिसाब से उचित लगा एआईसीसी को, उस हिसाब से इस रूट को तय किया गया है। अभी भी बहुत सारे रूट्स बदलेंगे, म्यूटेट होगी ये यात्रा और सतत होगी। मैं तो केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैंने बहुत पहले ये पंक्तियां लिखी थी कि जब खंड खंड विच्छेद हुए तब कई सारे उल्लेख हुए, हम किस किस को दोहराएंगे, कब तक कथा सुनाएंगे। आसान अभी ये पाया है, जिसने भी इतिहास बनाया उसे करना केवल इतना था कि एक कथा सुनानी थी, जो आप बीती बतानी थी। मुझे लगता है राहुल गांधी जी जनता की आप बीती सुनने निकले हैं। जो मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं वो मुझे लगता नहीं जनता के मन की बात है, इसलिए शायद राहुल गांधी जी भारत जोड़ने के लिए इस यात्रा के माध्यम से निकले हैं। ऐसा क्यों लगता है रोहित जी कांग्रेस को कि भारत टूटा हुआ है जो उसको जोड़ने की जरूरत है? देखिए, भारत टूटा हुआ नहीं है, लेकिन टूट सकता है। आप एक बात समझिए, कली काल में जब अंत आएगा तब उस समय जाति पाति खत्म होगी। अभी हम ये नहीं कह रहे कि जाति पात खत्म हो जाए, लेकिन अगर समावेशित रूप से समतामूलक समाज के लिए अगर ये समृद्ध विविधता में एकता जोड़ी जा सके, एकजुट किया जा सके समाज को, तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, सिसोदिया जी क्या कुछ कहेंगे? भारत एकजुट होना चाहिए, यही कांग्रेस का मकसद है और ये यात्रा का भी यही उद्देश्य है, यही मकसद है। सिसोदिया जी, देश का विभाजन हुआ जब, तब भी कांग्रेस की सत्ता में, कांग्रेस की ही अध्यक्षता में देश का विभाजन हुआ था। आज भी जो लोग देश के टुकड़े करने की बात कहते हैं, जो ये नारा लगा देंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो लोग इनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में निकलते हैं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस की कि कहते क्या है करते क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टैंड है, एक चुनावी रणनीति के तहत ये अपना खोया हुआ वजूद ढूंढने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा का और कोई अस्तित्व नहीं है। और मध्य प्रदेश में तो ये भारत जोड़ो यात्रा प्रायश्चित यात्रा के रूप में कन्वर्ट होने वाली है। ये आकर और यहाँ पर प्रायश्चित करने वाले हैं महू के अंदर कि अम्बेडकर जी, हम आपको अपने जीवन काल में सम्मान नहीं दिला पाए, स्थान नहीं दिला पाए, अब हम आपको स्थान और सम्मान देने के लिए यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है रोहित जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी जाएंगे राहुल गांधी, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे, तो बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं और कांग्रेस के चुनावी हिंदू हैं। देखिए, मुझे तो ये भी सुनाई दिया था कि बीजेपी कह रही थी कि जो राहुल गांधी जी हैं वो इच्छाधारी हिंदू हैं। जब तंत्र मंत्र यंत्र की पूजा करने वाले 3 करोड़ देवी देवता को मानने वाले हिंदू यदि वो इच्छाधारी नहीं होंगे तो कौन होंगे? मुझे लगता है कि हिंदू तो स्वयंभू इच्छाधारी है, वो जैसा चाहे वैसा अर्जित कर सकता है अपने पूजा पाठ, अपने यंत्र मंत्र तंत्र से, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करके। अगर आज ये बात कह रहे हैं तो मुझे बड़ा ओछा लगता है कि मतलब आप इस स्वरूप पे चले गए। आप बताइए, बाबा अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, आपने मऊ में गोलियां चलाई, किसानों को छलनी किया, अब आज आप बोल रहे हैं कि बताइए वहां इसलिए जा रहे हैं। भाई कहीं तो जाएगा व्यक्ति, कहीं और जा रहे होते तो और बात होती। जब अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी तो कहते थे गांधी परिवार से अध्यक्ष बनता है, अब नहीं बने तो कहते क्यों नहीं बने। तो ये बात तो देखिए, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई राजनीतिक दल जाएगा। हम कम से कम नड्डा जी की तरह कोई वीटो लेकर तो बन नहीं गए अध्यक्ष। हमने अध्यक्ष तो किसी को वीटो लेकर बना नहीं दिया गोपनीय रूप से, जबकि इनके खुद के संविधान में लिखा हुआ है कि किस तरीके से अध्यक्ष का कार्यकाल रहेगा। एक बात तो है कि जब तक राहुल गांधी की सियासी भारत जोड़ो यात्रा, माफ कीजिएगा, ये चलेगी तब तक इसकी चर्चा रहेगी। और आदिवासियों की बात है तो जैसा कि मृगेंद्र जी ने कहा है कि जातिवाद के आधार पर आपको वोट नहीं मिल सकते हैं, आपको काम करना होगा। ये बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए कि कितना रजा पाती है, अपनी बात आदिवासियों तक पहुंचा पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।